नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। और सब दोस्तों कैसे हैं आप? सब बढ़िया? ठीक है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा वर्णों से रिलेटेड ही टॉपिक चले हुए हैं। एक ही वीडियो में हम सारे टॉपिक नहीं बना सकते दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रबिंदु के ऊपर। आइए देखते हैं चंद्रबिंदु। ठीक है दोस्तों, ये होती है चंद्रबिंदु और ये होता है इसका निशान, ये वाला चांद की तरह बने हुए, फिर इसके ऊपर एक बिंदु। चंद्रबिंदु को वर्ण क्यों नहीं माना जाता? ठीक है दोस्तों, आप सोचते होंगे कि चंद्रबिंदु एक वर्ण होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्णमाला होती है दोस्तों, उसके अंदर केवल 52 ही वर्ण हैं और ये उन 52 में से एक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जब हमने वर्णमाला को पढ़ा था तो वो 52 वर्णों को हमने पढ़ा था, ये उसके अंदर नहीं आता दोस्तों, इसलिए हमने इसको अब अलग से पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इसको नहीं पढ़ा। ठीक है, अब ये है हमारा चंद्रबिंदु। आइए देखते हैं दोस्तों कि चंद्रबिंदु को वर्ण क्यों नहीं माना जाता। हिंदी वर्णमाला में, ये जो हिंदी वर्णमाला में हर वर्ण की अपनी एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। ठीक है, जो हमारी हिंदी वर्णमाला ना दोस्तों 52 वर्ण हैं, हर वर्ण की एक अपनी एक ध्वनि होती है। जैसे क, ख, ए, आ। ठीक है, आप क या ए को अकेले बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इनको अकेले बोल सकते हैं, लेकिन चंद्रबिंदु, ये जो चंद्रबिंदु है दोस्तों, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। आप अकेले इसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसे बोलने के लिए हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता ही लेनी ही पड़ती है। यह एक चिन्ह है दोस्तों, जो स्वर के ऊपर सवार होकर उसकी आवाज़ को नाक और मुंह दोनों से बाहर निकालता है। ठीक है, जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो हमारे केवल नाक से ध्वनि बाहर निकलती है। ठीक है, लेकिन जब हम चंद्रबिंदु का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि बाहर निकलती है, दोनों से आवाज़ बाहर निकलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कि वर्ण क्यों नहीं है। अब जैसे कि हमने वर्णमाला पढ़ा था दोस्तों, ये बिंदु होती है, इसके अंदर एक होता है हमारा अनुस्वार, ऐसे लिखते थे इसको हम स्वर के ऊपर। दूसरा होता था हमारा विसर्ग। अब लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते थे, जैसे कि अंग है, इसका अनुस्वार का उच्चारण करते थे, तो हमें आधि में और आधि न, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था दोस्तों। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते तो आधि में और आधे न की ध्वनि आती थी, जो कि हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, इसलिए इनको इसमें स्थान मिल गया। अब बात आती है विसर्ग की। जैसे विसर्ग की 2 बिंदु होती हैं यहाँ पे, जब हम इसका उच्चारण करते थे तो हमें ऐसे है कि आधे है की ध्वनि सुनाई देती थी, और ये भी हमारा व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको इनके अंदर स्थान मिल गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन चंद्रबिंदु का ऐसा हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। अगर हम चंद्रबिंदु को वर्णमाला के अंदर जोड़कर पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो 52 वर्ण की जगह 53 वर्ण हो जाएंगे दोस्तों, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको उसके अंदर वर्णमाला के अंदर नहीं पढ़ते। कुछ जगह दोस्तों इसको अयोगवाह के अंदर ही पढ़ाया जाता है, जैसे कि अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम उसके अंदर इसको हम वर्णमाला के अंदर पढ़ेंगे तो वो 53 हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए ज़्यादातर जो हमारा देखने को मिलता है वो अनुस्वार और विसर्ग ही मिलेंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा वर्णमाला में इनका स्थान, अयोगवाह। ठीक है, और चंद्रबिंदु। अब हम ये जो अयोगवाह दोस्तों, इसका हमने पढ़ा कि व्यंजन की ध्वनि निकलती है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो
चंद्र बिंदु है दोस्तों, इसके जब इसके उच्चारण में नाक और मुंह से ध्वनि निकलेगी। अब आते हैं दोस्तों इनके नियम, जो कि हमने यहाँ लिख रखे हैं। नियम, शिरोरेखा का नियम। चंद्र बिंदु के जो नियम होते हैं ना दोस्तों, भले ही इसको वर्णमाला के 52 वर्णों में स्थान न मिला हो, लेकिन फिर भी ये जो चंद्र बिंदु है ना दोस्तों, इसको लिखने के बहुत सख्त नियम होते हैं। इसको सख्ती से लिखा जाता है। कैसे? अब बात आता है कि शिरोरेखा का नियम। इसके नाम से ही पता लगता है कि शिरो यानी सिर और रेखा यानी लाइन। ठीक है दोस्तों, सिर में रेखा, जैसे कि ये लाइन लगाते हैं ना दोस्तों हम, जैसे कि देखिए मैं हो गया। अब शिरोरेखा लगाऊंगा, ये होती है शिरोरेखा। ठीक है, सिर में रेखा लगा दी, ये हो गई हमारी शिरोरेखा। तो यह नियम कहता है दोस्तों, जब ऊपर जगह खाली हो, ठीक है, जब ऊपर जगह खाली हो, ठीक है, जगह ऊपर खाली हो, और दूसरा है जब ऊपर जगह खाली न हो। जैसे कि ये देखिए, ये रहा यहाँ पे, जैसे चांद, कुआं, ऊंट। ठीक है, चांद है, ऊपर जगह खाली है, शिरोरेखा के ऊपर जगह खाली हो तो चंद्र बिंदु आ गई पूरी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कुआं, ऊंट और हंसना जो भी है, क्योंकि इसके ऊपर जगह खाली है। अब दूसरा नियम देखिए, जब ऊपर जगह खाली न हो। ठीक है दोस्तों, जब ऊपर जगह खाली न हो का मतलब क्या है? जैसे कि ये मैं है, मैं, अब ऊपर इसकी जगह खाली है नहीं, चंद्र बिंदु वैसे कैसे आएगी दोस्तों? छोटा करके लिख नहीं सकते, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, बिंदी लगाकर। यहाँ पे बिंदी लगती है दोस्तों मैं के अंदर। ठीक है, इनमें अंतर होता है। देखिए, मैं और मैं का अर्थ होता है मैं। ठीक है दोस्तों, और मैं का अर्थ होता है मैं, जैसे कि कमरे में। ठीक है, कमरे में। और मैं का अर्थ होता है मैं खुद, मैं स्वयं। ठीक है, इसके अंदर देखो, जब ऊपर जगह खाली हो तो चंद्र बिंदु पूरी आएगी, और जब ऊपर खाली जगह न हो तो ये बिंदु के रूप में लगेगा। इसका उच्चारण अनुस्वार वाला नहीं, केवल नाक से नहीं, नाक और मुंह दोनों से होगा। इसका उच्चारण, इनका उच्चारण दोस्तों अनुस्वार वाला नहीं, हमारा चंद्र बिंदु वाला होगा, नाक और मुंह दोनों से होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये जो बिंदु लगती है ना, ये अनुस्वार नहीं, हमारा चंद्र बिंदु होता है, जो कि ऊपर खाली जगह न होने के कारण बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ये होगा दोस्तों हमारा शिरोरेखा का नियम, जब ऊपर खाली जगह हो और जब खाली जगह न हो। इसके जैसे कि उदाहरण है दोस्तों, हंस है एक, हंस। ठीक है, हंस और हंस, हंस, हंस। हंस का अर्थ होता है जैसे सुंदर पक्षी दोस्तों जो होता है ना, हंस। और हंस का अर्थ होता है हंसना, जैसे हम हंसते हैं ना, हंसने की क्रिया। लेकिन जो हंस है, हंस के ऊपर लगा है अनुस्वार, जगह खाली है फिर भी बिंदु है तो वो अनुस्वार, और इसके ऊपर लगा है चंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, इनके अर्थ में देखो कितना मतलब अंतर हो गया। हंस सुंदर पक्षी हो गया, और हंस हंसने की क्रिया हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार ये देखिए, सास और सांस। ठीक है, जो सास हो गई, जैसे पति या पत्नी की माँ होती है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं सास। और जैसे सांस हो गई कि इसकी श्वसन क्रिया चल रही है, इसके सांस चल रहे हैं, तो वो हो गया हमारा श्वसन क्रिया सांस। तो ये थे दोस्तों इसके उदाहरण। ये था दोस्तों हमारा चंद्र बिंदु। दोस्तों ये चंद्र बिंदु जो है, ये जो चंद्र बिंदु है दोस्तों, वर्णमाला के अंदर न होते हुए भी, वर्णमाला के अंदर न होते हुए भी इसको लिखने के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। आज हमने चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।